नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। हमारी खास पेशकश लेकर बात में दम है। दर्शकों, इन दिनों अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरह से चुनाव आयोग को कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन विवाद आयोग बना दिया गया है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है जिसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है, जो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराती है। और यह सिलसिला देश की आजादी के बाद से, हमारे संविधान के लागू होने के बाद से चला आ रहा है। लेकिन कभी आज तक चुनाव आयोग को लेकर इतने विवाद नहीं देखे गए जो हाल के कुछ वर्षों में देखे गए। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आज की तारीख में बिहार का एसआईआर यानी कि इंटेंस वोटर रिवीजन बहुत चर्चा में है, जहां विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और बैकडोर से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं और यहां तक कि नेपाली लोगों के नाम तक सामने आए हैं जो इस देश में वैलिड वोटर पाए गए हैं। तो मामला आखिरकार है क्या? चुनाव आयोग पर इतने सवाल क्यों हैं? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत कीजिए हम आज के हमारे खास मेहमान का, डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो कि फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। इसके अलावा वो देश के कई विभागों में सेवाएं दे चुके हैं, सरकार की कई बार वो मदद कर चुके हैं। मोहम्मद अमीन साहब, बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पर। नमस्कार। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पहले तो आपने अपना कीमती वक्त निकाला, और ऐसे वक्त में निकाला जब चुनाव आयोग की एक बार फिर से आपकी बहुत जरूरत है। क्योंकि चुनाव आयोग सर, आजकल स्थिति ऐसी हो गई है, खासकर अपोजिशंस में, कि जीते तो बहुत बढ़िया, शानदार लोकतंत्र की जीत हो गई, संविधान जीत गया। हारे तो ईवीएम हैक हो गया, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हो गया, और तो और वोटर लिस्ट रिवीजन में अचानक से इतने वोटर कैसे बढ़ गए, शाम के 5 घंटे में इतना मतदान कैसे हो गया। और अब बिहार में तो सर जो सवाल है वो आपके सामने है। एसआईआर को लेकर अनगिनत सवाल है, सैकड़ों सवाल हैं, और सवाल फिर वही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहा है। देखिए शांडिल साहब, जहाँ तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, तो आपने देखा होगा कि आज़ादी के बाद से 51-52 से शुरू हुए इलेक्शन, और हमेशा इलेक्शन होते रहे और फ्री एंड फेयर पोल होता रहा, और 67 तक आपने देखा होगा कि असेंबली और पार्लियामेंट का एक देश एक चुनाव होता रहा, और कभी भी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं। कुछ समय के बाद आपने देखा होगा कि मिसेस गांधी जब थी उस समय भी ये शोर उठा कि इन्होंने शायद रशिया से इंक मंगा के ली है और बैलेट पेपर में इंक देखी गई, कहीं पर हम लोग सील लगाते हैं, उस वक्त वोटर ठप्पे से लगता तो यूज करते थे। हाँ, पर्चियों में निशान, हाँ, ठप्पा लगाते थे, तो हाँ, तो वो ये इंक उड़ जाती है, इस तरह कहा गया। और ये कहा गया कि जहाँ लोग कुछ जिस वोटों से हार रहे थे, जो आज की डेट में इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ऐसा करा रही है। मेरे को तो ये हंसी आती है कि जब ये लोग जीत जाते हैं तो कोई धन्यवाद नहीं देता इलेक्शन कमीशन को कि उसने फ्री एंड फेयर पोल कराया, बल्कि अगर हार जाते हैं तो कभी ईवीएम बेईमान है, कभी उनके अधिकारी बेईमानी कर रहे हैं, कभी वोटर लिस्ट में खराबी हो गई है। इस तरह के इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं है। जहाँ तक सवाल है हर संस्था का, और आज जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो लोग एक देश से नहीं, एक प्रदेश से नहीं, 2-2 प्रदेशों से इलेक्शन जीतते हैं, उत्तर प्रदेश से भी और केरला से भी जाके। लेकिन तब ये नहीं कहते कि हमारा इलेक्शन कमीशन ने उनके साथ कोई बेईमानी की है या ईवीएम खराब थी। आप देखिए, हिमाचल देख लीजिए, उनका जीता हुआ स्टेट है। आप देख लीजिए, केरला देख लीजिए, तमिलनाडु देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, और इसी तरह मध्य प्रदेश, हाँ, पश्चिम बंगाल। तो इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती जब ये लोग जीतते हैं। आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी का पिछला इलेक्शन हुआ था, जिस वक्त अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उस वक्त भी बड़ी इन्होंने हू एंड क्राई मचाया था कि साहब इलेक्शन कमीशन जो है होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम कर रहा है, और वो इलेक्शन हार गई थी। और इलेक्शन हारने के बाद जब वो बाई इलेक्शन जीती तो उसके बाद से उन्होंने कहना बंद कर दिया था। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि अभी भी कुछ आवाज़ें उनकी तरफ से, बंगाल की तरफ से उठ रही हैं। उठना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि क्या है कि ये जो इलेक्शन की वोटर लिस्ट है, ये क्यों की गई है एसआईआर?
इसीलिए किया गया, और जबकि समय भी कम है, जिसका सबने ऑब्जेक्शन भी किया कि समय भी कम है, लेकिन इलेक्शन के हिसाब से कोई समय कम नहीं है। इलेक्शन कमीशन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में हम लोग डेपुटेशन पे लोग लेते हैं और हायर भी करते हैं एजेंसीज, उनके थ्रू काम कराते हैं। डायरेक्ट तो मुश्किल है, इलेक्शन कमीशन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट पूरा इन्वॉल्व होता है, अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं। आप ये देखिए कि अभी अपोजिशन ने जो है चुनाव हुए 3 स्टेट के, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ तक हद हो गई कि अपोजिशन लीडर मिस्टर राहुल गांधी ने ये, एलओपी ने ये आरोप लगाया कि यहाँ पर 40-40 लाख वोट ऐड किए गए हैं और वो भी ये बीजेपी के फेवर के लिए किए गए हैं और उनको हराने की कोशिश की गई है। जबकि इस बात को लेके कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में जाने के बाद वहाँ पे उनको एक फटकार भी लगी और कहा गया कि इस तरह से देखा कोर्ट ने कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना हम आपके ऊपर फाइन लगाएं, चलिए हम छोड़ देते हैं आपको। ये तो उनको सुनने को मिला है, वो किसी ने नहीं सुना और ना ही बात की। आप देखिए ईवीएम की बातों के लिए मैं बताऊं कि जब ईवीएम का बड़ा झगड़ा चलता रहा, ना तो स्टेट ने कभी चीफ जस्टिस ने दिया, ना सीजीआई ने कभी अगेंस्ट में दिया, वर्डिक्ट सब फेवर में आया इलेक्शन कमीशन के ईवीएम के बारे में। क्योंकि ईवीएम जो है जब लागू की गई थी, मैं आपको बताऊं, तो सारे जो विरोधी दल होते हैं या सत्ता दल होते हैं, सारे जो स्टेक होल्डर कहना चाहिए हर पार्टी के, उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने के बाद तब वो चीज़ें लागू की जाती हैं, चाहे वो वीवीपैट रही हो हमेशा। और ये जो शोर मचाया गया, पहले मैंने कई बार चैनल्स पे कहा है, आप लोगों को, पब्लिक को बताया भी है इस बात को। देखिए ईवीएम जो है जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में 1 और 1 2 ही होगा, 1 और 1 11 नहीं हो सकता, क्योंकि ये बैटरी ऑपरेटेड है, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए। ये इसमें कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे कि जाना जाए कि ये जो ईवीएम है वो हैक हो सकती है, वो टोटली गलत बात है। जैसा कि एलन मस्क ने भी वहाँ कहा था अमेरिका में, लेकिन वो उनके देश की जो ईवीएम थी वो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी, और हमारे यहाँ नहीं, शुरू से ही हमारे यहाँ बैटरी ऑपरेटेड है। इसका कोई मतलब नहीं, बैटरी निकाल दीजिए तभी, और जी बिल्कुल जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर, कोई गड़बड़ी नहीं है। इसीलिए सीजीआई ने भी अब तो उसको बाकायदा पर्ची भी जी निकली जाने लगी, हाँ, वीवीपैट लगा नहीं दिया नहीं, गया है। ये कहा जाता रहा कि देखिए हम लोग जो वोट डाल रहे हैं, हमें पता नहीं हम कहाँ किस मशीन में डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं है? बैलेट बॉक्स से करा लो। नहीं, अभी वो तो बता रहा हूँ मैं। तो इसीलिए क्या है कि वीवीपैट में अब आ गया कि वीवीपैट में जब बटन दबाते हैं तो उसमें टाइमिंग और कैंडिडेट का नाम और ये सब पूरी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हम वो जो स्लिप है वो हम देते क्यों नहीं हैं? वो इसका भी बड़ा क्वेश्चन कई बार किया गया अपोजिशन अब वो से। कोर्ट में डिमांड की गई है हाँ। कि स्लिप दे दी। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग की भी मांग हाँ, की गई थी, हाँ, तो जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि भाई वीडियो जो हाँ, है वो 30 दिन के अंदर हाँ, जो है वो हाँ, उसको चेक करने के हाँ, बाद वो सब कुछ सही पाया जाएगा, उसका 30 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर हाँ, वो डिस्ट्रॉय करने की बात कही तो गई। इसीलिए न देने का मकसद ये है कि या तो इसको लोग कमर्शियली बेच लेंगे, या फिर आपस में दुश्मनी होगी, मर्डर भी हो सकते हैं इस बेस पे। इसलिए उसकी सीक्रेसी बनाने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए, वोट सीक्रेट बैलेट है तो उसको रखने के लिए। अजी आप ये पूछ रहे थे, अभी आपने क्या पूछा था कि बैलेट बैलेट बॉक्स। से क्यों नहीं कराते? देखिए बैलेट, ये नहीं, मैं नहीं, पूरा विपक्ष करने हाँ, वाले। बैलेट से बनाने, तो देखिए पूरी दुनिया बैलेट पर वापस लौट रही है, भारत क्यों नहीं बैलेट पर वापस लौट? बैलेट पे देखिए हमारी मशीनें सर्टिफाइड हैं, हर कोर्ट ने देखा है, इन लोगों ने भी देखा है। तारीफ की बात, जब इलेक्शन कमीशन में बात आई थी, आपको याद होगा कुछ अर्से पहले, कि ये ईवीएम को हैक करेंगे, तो हैक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने खुलेआम ऑफर दी थी, सारी पार्टियों को बुलाया था, लेकिन कोई पार्टी नहीं आई और किसी ने टर्न डाउन नहीं किया, और ये समझ गया इस बात को कि ये लोग कर नहीं सकते, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। अब आप ये कह रहे हैं बैलेट और बक्सों में और ईवीएम में क्यों नहीं कराया जाता, वापस जाए। देखिए दुनिया जो है पुराने टेलीफोन पे नहीं जा रही है, पुरानी गाड़ियों पे नहीं जा रही है, हर चीज़ की टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। आज हम 2025 में आ गए हैं और हमें आगे ही जाना है, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। आपको पता होगा हम पैसे का पेमेंट भी करते हैं तो डिजिटल भी भी कार्ड कर से रहे करते हैं, हर चीज़ डिजिटल हो गई है। स्कैन करके यानी कर रहे हैं। आपके चैनल्स भी डिजिटल चैनल्स हो गए हैं, हर चीज़ आप हर स्तर पे देखिए डिजिटल हो रहा है, और एक दिन पर दुनिया बढ़ रही है, हम पीछे नहीं जाएंगे। और उसके कारण भी है, देखिए पहले हम बैलेट से वोट डालते थे तो उसमें वक्त बड़ा ख़राब होता था, लाइन लगती थी, और उसके बाद बैलेट यूज़ होता था, उसमें समय लगता था, और बेईमानी कितनी आसानी से होती थी। उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ मेन जो प्रॉब्लम है कि जब शाम को आधा घंटा बच जाता था तो ये लोग क्या करते थे, मिलजुल के सारे बैलेट पेपरों को लेके और 1 मिनट में ठोक देते थे, यानी आधे घंटे के अंदर 1000 स्टैंपें भी मार के और उसमें डाल देते थे, कोई देखने वाला नहीं था, या लूट के लेके भाग जाते थे। अब हमारी मशीन, ट्रक लूट हाँ, लिया। मशीनें अगर ले जाएंगे तो नंबर्ड होती है, उनको हम कैंसिल कर देंगे,
डिजिटल में ये है, वो बेकार हो गई मशीन, वो डब्बा हो गया। अब सवाल इस बात का है, जब आप जाते हैं वोट डालने के लिए, आप भी गए होंगे चांडिल साहब वोट डालने के लिए, मैं अभी गया था, मैं हाँ, तो 2024 जब के पर्ची इलेक्शन में आप वोट लेके डाला। जाएंगे तो आपकी पर्ची देखेगा पोलिंग ऑफिसर, उसके नाम बाद मिलान करेगा, हाँ, नाम निवान करेगा, उसके बाद वो प्रिसाइडिंग अफसर को कहेगा कि आप ये मशीन पर्ची को ठीक ऑन है, कीजिए। और वहाँ पे उसको इंक लगा देगा फिंगर पे, हाँ, या आपका वोट फाइनल हो गया। अब जब आप अंदर मशीन में जाते हैं, तो जब मशीन में आप दबाएंगे और वीवीपैट तक, तो ये सारा सिस्टम यहाँ से कमांड वीवीपैट और उसका 17 सेकंड का होता है, यानी एक वोट 17 सेकंड में पड़ता है। अब आप लगा लीजिए कि अगर आधा घंटे में आपने वोट डाले तो कितने वोट पड़ेंगे, इसलिए यहाँ बेईमानी का संभव नहीं है बिल्कुल, इसलिए जो दोबारा विपक्ष कह रहा इलेक्शन है कम। कि एक वोट डालने में कम से कम 17 सेकंड लोगों को आधे घंटे लाइन में लगना पड़ता है। नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन वोट डालने के प्रोसेस में 17 सेकंड 17 है सेकंड है। जी। बिहार का एसआईआर वाला क्या मामला है? क्या घुसपैठिए हैं बिहार में? नहीं, मैं जो है बहुत गंभीर विषय है, और सितंबर से पूरे देश में एसआईआर शुरू होने वाला है। इवन जो मुझे खबर है, झारखंड समेत कई राज्यों में इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है, बीएलओ को ट्रेनिंग दे रहा है, आंगनबाड़ी की जो टीचर्स हैं उनको एज अ बीएलओ ट्रेनिंग दे रहा है, और सितंबर से पूरे देश में ये इंटेंस रिवीजन शुरू होने वाला है। देखिए शांडिल साहब, जहाँ जानकारी सही है सर? बिल्कुल सही है, और मैं समझता हूँ उसमें विचार चल रहा होगा इलेक्शन कमीशन का, और करना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जब बंगाल का चुनाव हो रहा था पिछली बार, हम्म, और केरला साथ में था, तमिलनाडु साथ में था, तो ये कहा गया, ममता बनर्जी ने ये कहा कि हमारे स्टेट में 7-7 दिन, मतलब 7 राउंड्स में इलेक्शन हो रहा है, जबकि और स्टेट में 1 राउंड में होता है। देखिए मैं क्लियर कट बता दूं, भौगोलिक स्थिति है, आप यहाँ पर देखेंगे नेपाल बॉर्डर है, भूटान बॉर्डर है, और बांग्लादेश बॉर्डर है, और हमेशा कंप्लेंट रही है और ये देखी गई है कि वहाँ के बांग्लादेशियों का इंटरफेरेंस होता है, वहाँ बदमाशी करते हैं, करके और भाग जाते हैं। अब अब ये तो देखना तो खैर गृह हमने अभी मंत्रालय का इंडिया काम है। डेली ने केस स्टिंग ऑपरेशन किया था, हमने ये भी हाँ, पाया कि हाँ, सीमावर्ती इलाकों में, हाँ, पश्चिम बंगाल में, जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है, लोगों के पास बांग्लादेश के दस्तावेज भी हैं, लोगों के पास यहाँ के दस्तावेज भी हैं, वहाँ का पासपोर्ट भी यहाँ का पासपोर्ट भी है, वहाँ का वोटर आईडी भी यहाँ का वोटर आईडी भी। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, और भाई इसी को लेकर एसआईआर बहुत जरूरी है जहाँ तक मुझे जब लगता है। आपके पास एक बार आधार कार्ड आ गया, जब आधार कार्ड अब आ गया तो उससे आप वोटर आईडी कार्ड भी बनवा लेते हैं, और सारे कार्ड उन्होंने बनवाए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने पासपोर्ट भी बनवाए हुए हैं। ये जांच करना बहुत ज़रूरी है देश के लिए खतरा है, खतरनाक है। देश के लिए ये इन लोगों का हमारे देश में आना, अथराइज लोगों का आना और हमारे देश में मिलजुल के घुस जाना, ये आगे भविष्य के लिए खतरा है। इसलिए इसको ज़रूरी है कि इसकी जांच की जाए और इनको दंडित किया जाए या इनको देश से बाहर किया जाए। अमीर साहब अभी तक खुलकर बोल रहे हैं, कहीं आपको बीजेपी का एजेंडा बता दें फिर? जी? आपको लोग बीजेपी का एजेंडा बता दें, नहीं, जो लोग वो सो एलिगेशन लगा रहे हैं। बीजेपी क्या, वो हमारे आयोग को ही मोदी आयोग कहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ मैं? अब हमें देखिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हमारे देश का जो नागरिक है उसका राइट है, उसकी नहीं, फ्रेंचाइज नागरिक थोड़ी ना कह रहे हैं नहीं, सर। हमारे देश का जो नागरिक है उसका राइट है हर चीज़ लेना, इवन वोट भी डालना और जो भी लेना। लेकिन जो बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, अपने कार्ड बनवाने के बाद हर चीज़ का राइट लेने की कोशिश करते हैं, चाहे वोट देने का राइट हो। विपक्ष जो कह रहा है कि 1.5 करोड़ वोट कट जाएंगे बिहार में, जिस हिसाब से लेट हो रहा है, देर हो जाएगा, कर नहीं पाएगा चुनाव आयोग के पास लोग नहीं है, नजदीक आ गया है चुनाव, वक्त नहीं दिया, इसके पीछे की क्या हकीकत है? अरे आप देखिए ना, ये काम है, विपक्ष का काम नहीं है, ना सत्ताधारी पार्टी का काम है, ये काम है इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग देश में हमेशा पार्लियामेंट का भी चुनाव कराता है स्मूथली, और होता है, असेंबलीज के भी कराता है और होता है। ये किस तरह कराएंगे, ये उनकी टैक्टिस है, उनका स्टाइल है काम करने का। अभी आपने देखिए बिहार में एसआईआर जब शुरू किया तो 20,000 एक्स्ट्रा बीएलओज डिप्यूट किए गए, और आपको बता दूं कि 40 लाख वॉलेंटियर लगाए गए हैं जो असिस्ट करेंगे हमारे बीएलओज को, और ये इस तरह काम चलेगा सघन। और जहाँ ये कहा गया कि हम मिलान करेंगे, जो वोटर आईडी कार्ड है उनके कुछ मिलान किए जाएंगे, पहले कहा गया 2003 तक, और कुछ जो हमारे आधार कार्ड है उनको भी देखा जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट देगा। मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि जो लोग शोर मचा रहे हैं, मीडिया में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको इस तरह से एक चीज़ मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट, जो वो लोग करते हैं, हर कैंडिडेट करता है, पार्लियामेंट में करता है और असेंबली में करती हैं पार्टियाँ। हर पार्टी अपना एक एजेंट साथ रखती है हर असेंबली में और पार्लियामेंट में, है वो पोलिंग डे वाले दिन इस मतदान का केंद्र के अंदर होता है। एक
काउंटिंग वाले दिन होता है। इसी तरीके से हर पार्टी को चाहिए कि जिनको ये शक है, काउंटिंग वाले समय पे भी इनको जो इनको कैंडिडेट है उसका वो हाँ, इनको शक है कि हमारे वोट न कट जाए, अपना असिस्टेंट लगा दें। वर्कर वहाँ काम करें ना इनके। इनके असिस्टेंट बीएलओ बन के वहाँ काम करें, उसको गाइड करें, सही पेपर दें। ये तो नहीं हुआ ना कि मीडिया में आके चिल्लाना शुरू कर दें, उससे कोई इलेक्शन कमीशन का काम रुक जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ, कभी भी इलेक्शन कमीशन का काम, चूँकि संवैधानिक संस्था है, जब भी इलेक्शन कमीशन काम शुरू करता है देश हित के लिए, संविधान के अंतर्गत है। तो ईवीएम उसको टेस्ट जी ना तो रोका जा सकता है, उच्च न्यायालय नहीं रोकेगा, ना सर्वोच्च न्यायालय रोकेगा। इलेक्शन के बाद कोई भी आपको पिटीशन कर सकते हैं या कंप्लेन कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन की, कहीं भी कुछ करिए, लेकिन जब चुनाव चल रहा होता है, काम को रोक नहीं सकते, काम को नहीं रोका जा सकता। आपने देखा भी स्टे उदाहरण, लगाने से कोर्ट ने इनकार सुप्रीम कर दिया, कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि एसआईआर काम में चलने दीजिए और उनको डेट दे दी और उनसे स्पष्टीकरण मांगा। और जवाब चुनाव आयोग ने कहा भी है कि हमारा काम नहीं है, देश की नागरिकता को फाइनल करना हमारा काम नहीं है। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ लोग कौन देखे वोट जाएंगे, करेगा नहीं करेगा। पकड़े जाएंगे, वो हमारे बीएलओ रिपोर्ट करेंगे हम्म। और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट जानी चाहिए और वहां पे उन पे एक्शन होना चाहिए। ईवीएम टेस्ट करने के लिए आप लोग बुलाए तो उस समय शायद आप इलेक्शन कमीशन में ही रहे हाँ, होंगे। मैं था, कोई नहीं आया, नो वन हैज कम। कोई नहीं आया, नहीं, क्या क्या कह रहे थे? कोई आया ही अच्छा, आप नहीं। लोगों ने इंजीनियर्स भी रखे हुए थे कि हाँ, भाई हैक करके सब दिखाओ। कुछ रखा हुआ था, इंजीनियर्स रखा हुआ था, सारे टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाए हुए थे, जो कंपनी के लोग थे, जिन कंपनी की हमारे यहाँ मशीनें हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, दोनों आए हुए थे, लेकिन कभी कोई नहीं आया वहाँ लौट के। और फिर उन्होंने शोर फिर शराबा सो कर दिया। ईवीएम ईवीएम बस ईवीएम ईवीएम बस बंद हो गया। सर एक और विषय है, ये तो अभी आप लोगों को लेकर जितनी बातें, आप लोग बुरा नहीं लगता है इतनी बड़ी तादाद में एक ऐसा देश जहां 140 करोड़ की आबादी है, एक ऐसा देश जहां हर साल चुनाव चलते रहते हैं, एक ऐसा देश जहां पर चुनाव आयोग के ऊपर ही पूरा दारो मदार है, कि प्रशासन भी संभालना है, क्योंकि जो जैसे ही तारीख का ऐलान होता है पुलिस भी आप लोगों के अंडर कंट्रोल आ जाती है, पुलिस भी संभालना है, प्रशासन भी संभालना है, वोटर्स भी संभालने हैं, चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी संभालना है, रिटर्निंग ऑफिसर बाकी जो अधिकारी हैं वो भी काम करेंगे। इतना प्रेशर, इतना काम, इतना बड़ा देश, इतने चुनाव, हर साल चुनाव, हर राज्य में चुनाव, और जब इस तरह के एलिगेशन लगते हैं तो क्या लगता है कि भाई ये वर्थ इट नहीं है, ऐसा लगा कभी, या फिर राष्ट्र प्रेम में, देश प्रेम में कि भाई नहीं देखिए, ये एक ड्यूटी है प्रक्रिया इलेक्शन जरूरी है। कमीशन के ऑफिसर्स की कि जब उनको बुलाया जाता है तो आरपी एक्ट जो है उसके तहत उनको जाना पड़ता है। किसी भी स्थिति में हो उनको देश की सेवा करनी है, संवैधानिक संस्था है, जब वो ड्यूटी लगाती है तो उसको जाना चाहिए और जाते हैं लोग, नहीं जाते तो उनको दंडित भी किया जाता है। जहाँ तक अच्छा, सवाल है फ्री एंड फेयर ड्यूटी पोल, लग गई तो आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल जाना पड़ेगा, आपको घर से बुलाया जाएगा, हम्म, मतलब ये मैंडेटरी है, इट्स लाइक अ सोल्जर। मैंडेटरी है, आपको करनी करनी ड्यूटी। चुनाव आयोग इट्स लाइक अ चुनाव का, इलेक्शन का सोल्जर। चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को, आप देखिए ना कि इसीलिए ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जिला अधिकारी जो है उस वक्त 3 साल अगर रह गया है तो उसको हटा देती है इलेक्शन कमीशन। वहाँ पे नया जिला अधिकारी होता है जिसको बोलते हैं जिला चुनाव अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। उसके ऊपर जो आता है हमारा सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का, वो ऑब्जर्वर होता है। एक आईपीएस अफसर आता है आईजी रैंक का, वो ऑब्जर्वर होता है जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देखता है। और आप ये देखिए कि साथ में रेवेन्यू का हमारा होता है जो पूरा कंट्रोल करता है उनका कि कितना खर्चा हुआ, उसको असेस करता है। तो 40 दिनों में रह के वहाँ पर उसको असेस करता है। अगर वो असेस कर लेगा जितना इन्होंने खर्चा भरा है और उससे ज़्यादा पाया गया तो उनकी सदस्यता भी जा सकती है। ये तक इम्पॉर्टेंट है खर्चे के मामले में। और आप देखिए कि ये जो आजकल एक और जोड़ दिया गया है काफ़ी दिनों से कि ये पीआईबी का जो प्रेस इन्फॉर्मेशन अफसर होता है, जो पब्लिसिटी होती है, ये होता है, वो होता है, इस सब का भी खर्चा जो है वो देखता है, उनको पूरा रिपोर्ट करता है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है, जो भी हमारे वहाँ पे अधिकारी होते हैं लोकल लेवल के, वो बिल्कुल उस स्टेशन के नहीं होते हैं। अच्छा, सुबह एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जिस दिन पोलिंग के लिए जा रही होती हैं पार्टियाँ, पोलिंग पार्टियाँ, उनको ये नहीं पता होता कि वो किस जगह जाएँगे, किस पोलिंग स्टेशन पे तो जाएँगे। देखिए ना, कमाल है, मैं जी, ये यही बात इसमें मोबिलाइज़ेशन। जी। ऐड ऑन कर रहा हूँ कि सियाचिन से लेकर हुँ, कच्छ और रण से लेकर, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कई इलाकों से लेकर, झारखंड के कई ऐसे इलाकों से जो नक्सल से ग्रस्त हैं, कई ऐसे इलाके उत्तराखंड, हिमाचल में जहां पर 2-2, 3-3 वोटर हैं, 4 वोटर हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, वहां से इलेक्शन करा लेना मतलब कि कितनी बड़ी बात है। पूरी दुनिया की नजर रहती है कि इलेक्शन कमीशन
कैसे पूरा करता है? आपको मैं लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जब देश के अंदर विवादों में घिरता है तो फिर थोड़ी हम तकलीफ आपको होती है। बताएंगे, बड़ी खुशी होगी कि हमारे यहाँ जो है इलेक्शन का ट्रेनिंग सेंटर है। हमारे यहाँ ट्रेनिंग का सेंटर है, द्वारका में बना हुआ। हम्म, वहाँ पर देशों के, कई देशों के, हम्म, यानी बहुत से देशों के हमारे यहाँ लोग ट्रेनिंग लेने आते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आते हैं, कमिश्नर्स भी आते हैं विदेशों से। वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, रहने की प्रबंध है और हमारे यहाँ उनको सिखाया जाता है कि ईवीएम क्या है, वोटर लिस्ट कैसे बनती है। और आपको ताज्जुब होगा कि हम समंदर के अंदर भी देखिए, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, हिल देखिए आप, टेहरी तक चले जाइए आप, ऊपर पहाड़ हैं, बर्फ है। इधर कश्मीर में चले जाइए, राजस्थान में रेत है। आप देखिए हर सीजन हमारे साथ होता है और हर तरह की परेशानियां होती हैं, माइनस में प्लस में भी, लेकिन इलेक्शन स्मूथली होता है। कहीं पर हमें हेलीकॉप्टर से लेके जाना पड़ता है। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट में कराया, वहाँ पर काउंटिंग कराई। इसके बाद हमने फेक नाम है डिस्ट्रिक्ट का। फेक डिस्ट्रिक्ट नाम है, वो नागालैंड का है और बहुत ही मतलब टेररिज्म पंथ पे था उस वक्त। अच्छा। और मैं गया लक्षद्वीप में, जहाँ की यहाँ से जाने के लिए जो मेन जहाज़ है आइलैंड मेन तक, हम कोचीन तक गए 2.5 घंटे में। उसके बाद आंद्रोद गए और 1 घंटे में। उसके बाद 7 मिनट के लिए उनके कावारती गए हेडक्वार्टर हेलीकॉप्टर से, 7 मिनट में। कितनी डिफिकल्ट है वहाँ पे पहुँच। और इसी तरीके से मैं टेहरी गया, वहाँ पे रास्ते इतने मुश्किल हैं कि अगर ऊपर से हम गिरें तो नीचे हमारी गाड़ी का पता न चले। वहाँ भी हम गए, मसूरी से होते हुए हम गए थे तो चक्राता। वोटर लिस्ट में लोगों के नाम ही काटने, तो ऐसी जगह से लोगों के नाम काट दें, ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम नहीं, कर, कभी नहीं, लेकिन हर एक वोट जरूरी ईमानदारी है। के साथ होता है और हर एक को पता होता है। इसीलिए मैंने कहा ना, हर पार्टी का एजेंट होता है। खाम-खा एप्रिशिएट करना तो चाहिए, बल्कि उसकी जगह बदनामी करने की कोशिश करते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय, यानी पूरी दुनिया में हमारे स्टडी इलेक्शन करता है। कमीशन को एप्रिसिएशन मिलता है। हमारे यहाँ के ऑब्जर्वर इलेक्शन कराने जाते हैं और जब हमारे यहाँ चुनाव होता है तो बाहर विदेशों के यहाँ पर आते हैं टीमें और देखती हैं हमारे स्टडी करती है। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। एक चीज आपने टेररिज्म का जिक्र किया, मेरे जहन में एक बड़ा अच्छा सा सवाल आया कि कश्मीर में चुनाव कराना कितना डिफिकल्ट होता था आज से 10 साल पहले, अरे मुझे 12 पता साल है पहले। कि किस एक तरीके से। तस्वीर हमने वो भी देखी थी जी। कि एक कश्मीर में एक युवा को गाड़ी के सामने बांध दिया गया था और फिर बहुत मुश्किल से वहां पर जवान जो है वो ईवीएम बॉक्स लेके, वहां से ईवीएम मशीन लेके निकले थे। ये क्या कश्मीर की क्या कहानी थी? वो मुझे तो लगता है सब आपके आंखों के सामने अभी वो भी तो समझिए as it बहुत is ही है। बुरा पीरियड था। यहाँ से एयरफोर्स से हमारे स्टाफ गया था, हम्म। पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सब गए थे। वहाँ तो फोर्स तो रहती मना रहती नहीं है। करते थे कि नहीं बड़ा जाएंगे, नहीं, कैसे पढ़ सकते हैं? इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी को तो कोई ना कर ही नहीं सकता, जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है आरपी एक्ट के तहत। ना आपको वारंट इशू हो जाते हैं अगर आप नहीं जाएंगे, चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, आपको जाना ही जाना है ड्यूटी में। फिटनेस चाहिए आपको, तो आप फिर पूरा बोर्ड बैठता है, मेडिकल बोर्ड, चाहे वो आईएएस के लिए हो वे चाहे कश्मीर आईपीएस के गए लिए इलेक्शन कराने के हो। लिए, नहीं, कहीं भी इलेक्शन में आप मना नहीं लेकिन कर कश्मीर में सकते। कितना बड़ा चैलेंज था। वो तो खैर बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन किया। और अभी भी देखिए चुनाव स्मूथली किए गए। अब की बार कोई अब तो नहीं इस नहीं बार तो जबरदस्त पोलिंग हुई, नहीं, बम्पर हाँ पोलिंग हुई। बम्पर नहीं, दुनिया 40-50 साल का रिकॉर्ड दुनिया टूटा भी है। देख रही है इस बात को, और इस बात को बड़ा अचंभा हुआ है इस बात को कि अब की बार कैसे हो गया। क्यों? देखिए हर काम सरकार चाहे और कमीशन चाहे तो हर चीज़ हो सकती है। अब देखिए हर चीज़ नॉर्मलसी में आ गई है और आज वो उमर अब्दुल्ला की सरकार है वहाँ पर। अब उनको चाहिए कि स्मूथली सरकार चलाएं स्टेट की, तो कराना चाहिए उनको। इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जी। मैं आपके सामने दो विकल्प रखूं। हम्म। कश्मीर में चुनाव कराना मुश्किल है या पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना मुश्किल है? आप कौन से विकल्प को चुनेंगे? आपको दो राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, कश्मीर और पश्चिम बंगाल। आप कौन सा चुनेंगे? कहाँ चुनाव कराना पसंद करेंगे? हम दोनों जगह करा देंगे। प्रायोरिटी के ऊपर किसको रखेंगे? पिक एंड चूज है, एक ही स्टेट चुनना है। एक ही स्टेट चुनना है। डिफिकल्ट कौन सा है ज्यादा? मुझे लगता है पश्चिम बंगाल ज्यादा पश्चिम डिफिकल्ट बंगाल है। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अपोज होता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हैं और फिर वो टारगेटेड हैं कि किसको टारगेट करना है। आप देखिए पिछली बार जब चुनाव हुआ था, ईवीएम की गाड़ी पलटा दी गई, ईवीएम हाँ, नदियों में फेंके गए, हाँ, तालाबों में फेंके हाँ, गए, ऐसी तस्वीर देखी हमने। नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यूनियन मिनिस्टर गए हुए थे, इवन जेपी नड्डा जी गए थे वहाँ पर, उनके ऊपर भी हुआ। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान थे, उन पे भी अटैक हुआ। और मतलब कोई सेफ नहीं देखा जाए तो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर क्या बम है मारते फिर हैं। पश्चिम बंगाल में है क्या? वहाँ बम मारते हैं, घरों में बनाते हैं बम, क्या करेंगे आप? ये तो किसकी लेफ्ट घर वाला घर की कल्चर तलाश? है। ये तो लेफ्ट के टाइम पे हुआ करता था, बमबाजी, तो बम वो बनाना, तो उनका कल्चर बम है, का वो तो कल्चर। वहीं के रहने वाले हैं, वो नहीं चाहते दूसरों को, क्या करेंगे? तो इसमें बाहरी इन्फ्लुएंस कितना है? बाहरी कितने हैं? मैंने नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ बाहरी है तो एसआईआर में पता चलेगा। बिल्कुल
बिल्कुल, बिल्कुल। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं इस बार। हाँ, मैंने कह रहा हूँ ना कि अभी जो एसआईआर चल रहा है, इसके लिए पश्चिम बंगाल में इससे ज़्यादा हुआ कराई होना है। क्योंकि वहाँ पे जो देखा गया है, पाया गया है, वहाँ पे बाहर काफ़ी लोग बाहर के हैं जिनकी जो उनके फेक कार्ड बनाए गए हैं। लेकिन अब उस वक़्त बन रहे थे, तो चूँकि हमारा लोकल स्टाफ होता है, वो कर देता है। लेकिन मैंने फिर भी एक आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ और आपकी जनता को बताना चाहता हूँ और आपको भी बताना चाहूँगा, कोई भी बीएलओ, जो बीएलओ है हमारा, अगर कोई गलत काम करता है, उसकी कंप्लेंट आप हमारे एईआरओ से कर सकते हैं, जो एसडीएम रैंक का होता है। लेकिन उसके वहां बाद के तो दोनों लोग की कहते हैं कंप्लेंट, कि भाई। देखिए दोनों की कंप्लेंट आप हाँ। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से कर सकते हैं। नहीं, ये बात भी सुनने में आया सर, कंप्लेंट तो कर दें, लेकिन ये बात भी सुनने में आई है कि वहां के लोग सुनने में आए, कहते हैं जो लोकल्स हैं कि आज तो तुम फलाने को वोट कर दो, अभी तो सीआईएसएफ लगी हुई है या फिर सीआरपीएफ लगी हुई है या फिर फोर्स लगी हुई है, बीएसएफ लगी हुई है, जब ये चले जाएंगे तब क्या करोगे? इसका क्या समाधान है? इसका समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के लोग रहने स्टेट वाले हैं। गवर्नमेंट क्यों प्रोटेक्ट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही माना जाता है कि वो जो टीमें हैं या फिर वो लोग हैं, वो अपना अपने काम में लगे होते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हीं को वोट किया जाए, मैं समझता ताकि हूँ, उनका जो कुनबा बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, वो क्यों ब्रेक हो? वो नहीं चाहेंगे। देखिए ये जहाँ तक देखा जाए तो पहले भी जो सरकारें थी 40-40 साल कर बंगाल में रही लेफ्ट की सरकारें, सरकार, लेफ्ट की सरकार थी। फिर गोताखया उनका भी एक भट्टाचार्य समय आया, रहे। टूट गया और उसके बाद आप देखिए कि अब इनकी सरकार है। तो अब ये तो वहाँ की जनता को डिसाइड करना है, किस तरह करना है, अपना डेवलपमेंट करना है, नहीं करना है, स्कीमें लेनी, नहीं लेनी है। मैं तो देखता हूँ कि बहुत सी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें वहाँ नहीं लागू की गई हैं, जिसकी वजह से भी वहाँ बड़ा रोष रहता है आपस में। स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के झगड़े सुनने को आते हैं, न्यूज़ में रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सेंटर को और स्टेट को दोनों को मिल-जुल के काम करना चाहिए। वो सब जनता के हित की बात है और जनता का ही डेवलपमेंट है, जनता का ही भला है। अभी तो वहां से भी, पश्चिम बंगाल से भी आवाज आने लग गई एसआईआर को लेके, भाई एसआईआर जो बैकडोर एनआरसी है। मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने तो पहले ही कहा कि इससे पहले भी कहा गया कि हमारे यहाँ तमिलनाडु, केरला में एक एक दिन में चुनाव होता है और यहाँ पर 7-7 राउंड में चुनाव होता है। क्यों होता है? देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर, उसको भी देखना पड़ता है। हमारी फोर्सेज़ हैं, हमारी फोर्सेज़ लिमिटेड हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। उनको हमारा स्टाफ है, उसको भी देखना पड़ेगा। बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, बहुत से मूवमेंट होते हैं, सिक्योरिटी के मूवमेंट होते हैं। और देखिए उस वक़्त जब बंगाल के अंदर हो गई, तो हम बंगाल की फ़ोर्स यूज़ करते हैं। हम सेंट्रल में पैरामिलिट्री फ़ोर्स बुलाते हैं, उसमें सीआईएसएफ है और सीआरपी है, बीएसएफ है, इनको हम लगा के वहाँ पर चुनाव कराते हैं। बंगाल में शफलिंग होती है जैसे अधिकारियों की, आईएएस हाँ, आईपीएस बिल्कुल, की। बिल्कुल हम लोग करते हैं और जो वहाँ जो ऑब्ज़र्वर जाएँगे वो हमारे जैसे आईपीएस है, आईएएस है, आईआरएस है और पीआईबी के ऑफ़िसर्स हैं, इन्फॉर्मेशन सर्विस के, वो भी हमारे सब बाहर के ही जाते हैं। पंचायत चुनाव से लेकर जितने भी इलेक्शंस होते हैं, बंगाल में कोई पीसफुल इलेक्शन नहीं होता है। अब वहाँ तो एक परंपरा रही है शुरू से मार-धाड़ की, आपस में बम मारते हैं एक-दूसरे को, मतलब गोलियाँ चलती हैं। देखिए पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें भी हमारे सीआईएसएफ के जवान ने एक शूट किया था, क्योंकि वो भाग रहा था लेके पोलिंग स्टेशन के पास। तो हमारे यहाँ तो रूल है, ऑर्डर है शूट आउट के कि अगर जब इलेक्शन चल रहा है, उस टाइम किसी तरह की गतिविधियों को वो रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारे जो जवान हैं। लेकिन इसमें ये नहीं है क्या कि क्या राइट्स मिले हैं उनको? भई हमारे तो देखते ही गोली पीसफुल मार दो। इलेक्शन कराना है। पी नहीं, मतलब ऐसे अगर नहीं। अगर ईवीएम उठा के भाग रहा है तो। नहीं, अगर वो उपद्रव करेंगे तो उनको जवाब उसी तरह दिया है। कोशिश करते हैं कि ना चलाएँ, लेकिन अगर स्थिति आती है, अगर वो उधर से बम चला रहे हैं, हम्म, तो इधर से फिर गोली चलेगी ही चलेगी। और ईवीएम लेके भाग रहे हैं तो। वो तो उनको पकड़ा जाएगा और कस्टडी में लेने के बाद फिर उनका जो नियम के अंतर्गत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑपोजिशन को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे। मैं तो अपोज़िशन को ये कहना चाहूँगा कि देखिए देश है, संविधान को लागू रखना है, संविधान के साथ रहना है। आप देखिए आप भी मेंबर बनते हैं, चाहे वो अपोज़िशन में हो, आप भी इलेक्ट होके आते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। आप भी लोग राज्यसभा में बैठते हैं, आप आके असेंबलीज़ में बैठते हैं। तो कोशिश ये करिए मिल-जुल के काम करिए। कोई इलेक्शन कमीशन आपका हितैषी है पार्टियों के लिए, हर एक का इलेक्शन कराता है स्मूथली, किसी का लोकतंत्र के लिए। जो लोकतंत्र के बचाव के लिए। जी। तो आप लोगों को साथ देना चाहिए और जितनी हो सके, अभी बीएलओ की बात है, मैं कह रहा था, वहाँ पे भी अपने साथ रखिए और कॉन्शियस रहिए। ये नहीं कि किसी पर ब्लेम करिए, बल्कि अपने आप को 24 घंटे आपकी नौकरी हो गई एक तरीके से देखा जाए। जिस तरह हम ऑफिसर्स काम करते हैं, इसी तरह आपका भी काम है पॉलिटिकल, जनता की सेवा करिए और साथ में विजिलेंट रहिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड सही है कि नहीं है, आपका सही पते पे है कि नहीं है, आपका चेहरा ठीक नहीं है, आपके वर्कर्स का ठीक नहीं है। ये आपके वर्कर्स की ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी है और देश के साथ चलिए, देश का संविधान के साथ चलिए, यही मेरा अनुरोध है।
धन्यवाद। यही लोग मुझसे भी, जैसे मैं कई बार जैसे अभी एसआईआर का मुद्दा है तो डिबेट में कई पक्ष के भी लोग आते हैं, विपक्ष के लोग भी आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई 99 सीटें कांग्रेस को नहीं आती, एलओपी राहुल गांधी नहीं बनते अगर चुनाव आयोग से सेटिंग ही होती, बीजेपी 239 पर क्यों रुकती, जो 239 में मेजोरिटी तो है नहीं पार्लियामेंट में, लोकसभा में 273 तो चाहिए कम से कम 545 के हिसाब से, बीजेपी कम से कम 273 पार करा लेती, 20 सीटों का कसक क्यों रखती अगर इतनी अच्छी सेटिंग होती और ईवीएम में और चुनाव आयोग से। ये संभव नहीं तो है। ऐसे इतनी बातें कहने के बावजूद फिर कहते हैं कि नहीं ये सब तो होता रहता है, देखिए अभी आप चंडीगढ़ में क्या हुआ, वहां पर एक इलेक्टोरल चंडीगढ़ का देखिए, जहाँ तक सवाल क्या, मैं फिर उसको क्लियर कर दूं, चंडीगढ़ का जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ सवाल है असेंबली, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा। बस इसी तरह एमएलसी और एमएलए का यहाँ सवाल है। ये इलेक्शन कराते हैं, छोटे इलेक्शन नहीं कराते, चाहे वो बीडीओ के हों, ब्लॉक लेवल के हों, चाहे पंचायत के हों, ये इलेक्शन हमारे नहीं होते। अभी एक चीज़ और बता दूं कि हर एक लेवल पे हमारी जो वोटर लिस्ट है अलग अलग बनी हुई है। इसीलिए अगर एक वोटर लिस्ट बन जाएगी तो रिवीजन में भी आसानी होगी, काम में भी आसानी होगी और बार बार अलग अलग यूज़ नहीं करना पड़ेगा। और जहाँ तक कहते हैं कि इनको तो अब एक वोटर लिस्ट बनाया जा रहा है, एक वोटर लिस्ट बनाने के लिए अच्छा रहेगा देश के तो लिए। शुरू हो गया काम उस पर, हाँ, बनना चाहिए, चल रहा है वो। बनना चाहिए। और ये जो कुरीतियाँ हैं इसके अंदर आई हैं, वो एनोमलीज वो दूर होंगी इसके अंदर आने के बाद। जब अगर हमारा एसआईआर से बन जाती है कंप्लीट लिस्ट, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा देश के लिए भी, जनता के लिए भी, और बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। जल्दी एक अच्छी स्मूथ लिस्ट बन जाएगी, क्लियर, और हमारे देश का भला होगा। अमीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया हमें, और आप यहाँ पर आए, तमाम सवालों पर खुलकर आपने बातचीत की। और मेरा भी यही मानना है कि देखिए जो चुनाव आयोग है वो स्वायत्त संस्था है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस देश में चुनाव और के लड़ती हैं और राजनीति करती हैं सत्ता के लिए, सत्ता तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमें ऐसी किसी भी राजनीति से बचना चाहिए जिससे कि इस देश के स्वायत्त संस्थाओं को डेंट पहुंचे, क्योंकि अगर इन आधारभूत संरचनाओं को नुकसान होगा तो फिर लोकतंत्र को नुकसान होगा, लोकतंत्र को नुकसान होगा फिर लोकतंत्र की नींव को नुकसान होगा, और नींव को नुकसान होगा तो फिर हमारे देश को नुकसान होगा। मेरा तो ये एक संदेश है कि देश में एकता रहनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जैसे दो वकील कोर्ट के अंदर बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, लेकिन बाद में एक बैठ के साथ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। और इसी तरीके से हर पार्टी के जो है उनकी दुश्मनी नहीं, दोस्ती होना चाहिए। दोस्ती के नाते अपने पक्ष विपक्ष को रखना चाहिए, अपने पक्षों को रखना चाहिए, और हर पक्ष को जी, मजबूत रहना मतभेद चाहिए। हो सकता है, मनभेद ना मनभेद करें, नहीं होना चाहिए। नहीं करें। जी। और देश की जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस बॉडी हैं, उन पर अगर बार बार सवाल उठाएंगे, बार बार हिट करेंगे तो उस पर डेंट होगा और उससे नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब, एक बार फिर से धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त दिया। बात में दम है में फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी एक और बड़ी शख्सियत के साथ। हम फिर करेंगे चर्चा, फिर करेंगे बातचीत, और फिर चलेगा सवाल और जवाब का दौर। तब तक आप देखते रहे इंडिया डेली, खबरें लगातार जारी है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।